हेलो क्लास 10th। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का हल करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर 1, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है सन 1943 से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ही मैं आपको बता रही हूँ, बाकी के ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माना जाता है। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे कौन? उद्धव। क्या है करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ब, उद्धव। नंबर 3, विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा दिया है ऑप्शन नंबर द, भरत मुनि की। ये परिभाषा है भरत मुनि की। क्वेश्चन नंबर 4, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। नंबर अ, इसका करेक्ट आंसर है वसुधा का। स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा का संपादन किया। नंबर 5, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। उसमें से पहले पद को कहते हैं पूर्व पद। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है पूर्व पद। नंबर 6, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। तो माता के आंचल पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ब्लैंक्स के लिए, उनमें से चूज़ करके आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। चलिए, पहला है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान कांड से लिया गया है। तो ये रामायण के बाल कांड से लिया गया है। क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बाल कांड। नंबर 2, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को खालिस्तान छंद कहते हैं। तो ऐसे छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। इसके ऑप्शंस भी आप यहाँ पर क्वेश्चन पे देख सकते हैं। नंबर 3, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो भावों को बढ़ाने वाले पदार्थ उद्दीपन कहलाते हैं। नंबर 4, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। तो ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी। तो ये 15 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 6, गंगटोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो यहाँ पे हमारे सारे ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आ, स्तंभ बा। नागार्जुन, ठीक है, मेघ आए बन ठनके में अलंकार, कहानी के तत्व, एहतियात, गले का हार, प्रेयर भी सेकेंड कॉलम पे दिया है। एक धर्मचक्र, बहुत प्रिय, सावधानी, आधुनिक कबीर, मानवीकरण अलंकार, 4, 6 और दुर्घटना। तो नागार्जुन में मैच हो जाएंगे आधुनिक कबीर से। नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। मेघ आए बन ठनके में अलंकार, तो मेघ आए बन ठनके में मानवीकरण अलंकार है। कहानी के तत्व, तो कहानी के तत्व कितने होते हैं? 6। एहतियात मतलब होता है सावधानी, ये आ जाएगा आपका। गले का हार मतलब कि बहुत प्रिय। और प्रेयर व्हील का मतलब है एक धर्म चक्र। तो यहाँ पे आपकी ये मैच भी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि निराला ने बादल की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादल की तुलना बालक से की है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बालक। नंबर 2, गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। दो वर्णों के मेल से
मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए अंधों में काना राजा एक लोकोक्ति है। नंबर 6, माता का आचर कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया? तो माँ ने भोलेनाथ के घावों पर पिसी हुई हल्दी लगाई। इस कहानी के आधार पर माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाई? पिसी हुई हल्दी लगाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, सत्य असत्य कथन लिखिए। नंबर 1, संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है। संगीतकार है ये, ठीक है, कि आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो यह आ जाएगा इसका सत्य आंसर। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, ये क्या आ जाएगा? असत्य हो जाएगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, ये कथन है सत्य। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, यह कथन है सत्य। भोलानाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, तो उनकी मैया के सानिध्य में ही भोलेनाथ का समय गुजरता था, ये कथन है असत्य। नंबर 6, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, यह कथन है सत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सत्य असत्य एंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ आपको लिखनी है रीतिकालीन काव्य की। चलिए इसका आंसर देखते हैं, रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। नंबर 1, आचार्य तत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। तो इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है, इस काल में प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में, मतलब पहले आचार्य होते थे और फिर बाद में वो कवि बनते थे। उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई थी, इनकी कविताओं में पांडित्य ज़्यादा होता था। नंबर 2 विशेषता इनकी श्रृंगार प्रियता। श्रृंगार प्रियता इस काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है। सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई है। यह श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुंच गया है, जैसे काम झूले उर में अरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। तो इस तरीके से ये श्रृंगार प्रियता इनकी कविताओं में देखी जाती है। और थर्ड है इसका अलंकार प्रियता। तो आपको कोई दो इसकी विशेषताएं लिखनी है, तो आप इसकी कोई दो विशेषताएं इससे नोट कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के और में दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम प्रयोगवाद की विशेषताएं। घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवियों के लेखन अपने अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद की अभिव्यंजना करते हैं। सामाजिक जीवन के साथ वे सामंजस्य नहीं रखते, वे आत्मविज्ञापन ही अधिक करते हैं। मतलब ये अपने आप पर आधारित कविताएं ही लिखते हैं और क्या होती हैं, इनकी जो कविताएं होती हैं वो समाज के हिसाब से या समाज पर आधारित नहीं होती है, सामाजिक जीवन पर आधारित नहीं होती है। नग्न यथार्थवाद। इस कविता में अति नग्न यथार्थवाद का भी चित्रण किया गया है। जिस वस्तु को श्रेष्ठ साहित्यकार अश्लील और अस्वस्थ समझकर संयम बरतता है, उसी वासना एवं वर्जनाओं को खुलकर अभिव्यक्त करने में प्रयोगवादी नहीं हिचकते हैं। तो जो प्रयोगवादी होते हैं उनमें अश्लीलता, उनकी कविताओं में अश्लील शब्दों का यूज़ या अश्लीलता भी दिखाई जाती है, जबकि जो श्रेष्ठ साहित्यकार होते हैं वो इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। इसी तरीके से इसकी थर्ड नंबर की विशेषता अति बौद्धिकता। नंबर 4 है इसकी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ और नंबर 5 है उपमानों की नवीनता। तो हमें यहाँ पर कोई 2 पूछा था, इसलिए हमने आपको 2 डिस्कस करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 7,
सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। सूरदास की और जयशंकर प्रसाद की, इनकी 2 रचनाएं बतानी है और कला पक्ष बतानी है। चलिए हम सूरदास का देखते हैं। तो सूरदास का हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनकी रचनाएं हैं। सूरदास की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, इनमें शूर सागर सबसे अधिक लोकप्रिय है। नंबर 1 शूर सागर, इसमें सूरदास के पद संकलित हैं। भारतीय जीवन के विविध अंतरंग भावों को चित्रण इस रचना की प्रमुख विशेषता है। इसकी दूसरी रचना है सुर सारावली, जिसमें है इसमें 1107 पद संकलित हैं। यह शूर सागर का सार रूप है। थर्ड रचना है इनकी साहित्य लहरी। चलिए इनका कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष है इनका, सूरदास ने मधुरमयी साहित्यिक ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा में सरलता, तरलता, सरसता, मधुरता एवं स्वाभाविकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। व्यंग, वक्रता तथा वाग वैदग्ध्य शूर की भाषा में की विशेषताएं हैं। शूर ने गेय पद शैली को अपनाया है। इनके पदों में भावुकता, तीव्रता एवं संगीतात्मक का अद्भुत समन्वय है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। रचनाएं आधुनिक काल में गौरव जयशंकर प्रसाद ने पद तथा गद्य को श्रेष्ठ रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 कामायनी, नंबर 2 झरना, लहर, आंसू, चित्राधार। आप इसमें से कोई भी 2 रचनाएं इसकी लिख सकते हैं। रचनाओं में पहली है कामायनी। कामायनी प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें कवि ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से मानव जीवन के विकास की पौराणिक गाथा प्रस्तुत की है। यह महाकाव्य छायावादी काव्यधारा की श्रेष्ठ उपलब्धि है। और दूसरा है झरना। झरना में प्रसाद जी के छायावादी कवि रूप का परिचय मिलता है। इसमें प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं के साथ प्रकृति का मोहक चित्रण है। चलिए इनका कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष भाषा तथा शैली। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह चित्राधार ब्रज भाषा में रचित है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसके पश्चात समस्त काव्य की रचना शुद्ध साहित्यिक एवं परिष्कृत खड़ी बोली में हुई है। आपकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता, खड़ी बोली में लालित्य एवं माधुर्य का समावेश कराने का श्रेय प्रसाद जी को जाता है। प्रसाद जी ने काव्य रचना का प्रारंभ सवैया एवं कवित छंदों से किया, परंतु आगे चलकर आपने गीति शैली एवं अतुकांत छंद में काव्य रचना की। आपने नवीन छंदों का भी निर्माण किया। सहज एवं स्वाभाविक अलंकार योजना के पक्षधर प्रसाद जी के काव्य में उपमा रूपक मानवीकरण, विशेषण, विपर्य और आदि अलंकारों का प्रभावी प्रयोग हुआ है। आपके काव्य में नवीन उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक एवं प्रबंधन दोनों शैलियों में काव्य रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? आंसर देखते हैं। आंसर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उसके त्रास को दूर करे। मतलब उसको सताना नहीं है, उसके समस्याओं को हल करना ही एक राजा का धर्म होना चाहिए। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये सेट ए पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है। उसमें हमने राम के और लक्ष्मण के दोनों ही का परशुराम संवाद में इनके आधार पर इनके स्वभाव को समझाया हुआ है। आप वहाँ से इसे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। फागुन की सुंदरता और उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई है। वह उस सौंदर्य का जी भर के पान करना चाहता है। वह सम्मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। मतलब वो बोल रहा है कि फागुन का जो महीना है वो बहुत ही सुंदर है और मदहोश करने वाला है, मतलब कि नशे
वो नशे में डालने वाला है। और इसको देखकर जो है कहना चाहिए जो अपने कवि हैं वो एकदम सम्मोहित हो गए, मतलब उस पर डूब गए हैं, इसलिए उसकी आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए इसका आंसर है बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके उदास गंभीर मन में जान आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। मतलब उन बच्चों को देखकर क्या होता है, वो एकदम खुश हो जाता है। उसकी सारी उदासी, सारी थकान, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी छोटी सी झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे, मतलब खुशियाँ आ गई हैं। मानो पत्थर जैसे दिल में प्यार की धारा उमड़ पड़ी है। ऐसा लगता है उसे जैसे एक बहुत कठोर व्यक्ति था, वो अब क्या हो गया है, प्रेम में डूब गया है। बबूल के पेड़ में शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, और जैसे कि बबूल के पेड़ों पे जो होते कांटे होते हैं ना, उनकी वजह उनके अलावा क्या दिखाई दे रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है जैसे बबूल के पेड़ पे फूल खिल गए हैं। बच्चे की निश्चलता और पिता की ममता के कारण ही कवि मन इस तरह प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, महाकाव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग मतलब अध्याय होने चाहिए। कम से कम 8 होने चाहिए या उससे ज़्यादा भी अध्याय इसमें हो सकते हैं। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार, शांति या वीर रस प्रधान रस होने चाहिए। इसमें रस कौन से होने चाहिए? श्रृंगार, शांति और वीर रस होने चाहिए। अन्य रसों का प्रवेश समयानुसार होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, अर्थात प्रारंभ में देवी देवताओं की प्रार्थना होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग के मतलब अध्याय के प्रारंभ और अंत में नवीन छंद योजना होनी चाहिए। यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति चित्रण होने चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी दो विशेषताएं इसकी लिख सकते हैं। चलिए इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। विभाव एवं अनुभाव में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। स्थायी भाव के कारण को विभाव कहा जाता है तथा स्थायी भाव के हाव भाव या क्रिया रूप में प्रदर्शित होने की स्थिति को अनुभाव कहा जाता है। रस का प्रधान कारण विभाव है, अनुभाव गौण कारण है। प्रधान कारण विभाव और अनुभाव इसका गौण कारण है। विभाव वर्णन भाव प्रधान है जबकि अनुभाव क्रिया प्रधान है। ये क्या है? विभाव भाव प्रधान है और अनुभाव क्रिया प्रधान है। नायक नायिका के हाव भाव प्रदर्शन की क्रिया को अनुभाव कहते हैं और विभाव का अनुगमन अनुभाव करता है। क्वेश्चन नंबर 11, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर देखते हैं। आंसर है परिभाषा इसकी, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद मतलब कि जिसमें मात्राएं समान होती हैं। तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह शोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मतलब विषम मात्राएं होती हैं तथा दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगत प्रारंभ में जगत नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब कि ये मात्राएं नहीं, लघु दीर्घ लघु नहीं पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है और तुक भी आवश्यक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। श्री गुरु शरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल यश जो दायक फल 4। तो देखेंगे कि इसके प्रथम चरण में 13 मात्रा है प्रथम, और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण पे 11-11 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने बोला है कि इन चरणों पे क्या होता है, सम चरणों में के अंत में लघु पढ़ना चाहिए। तो सम चरण ये है दूसरा और ये चौथा, तो दोनों में ही देखेंगे आपकी यहाँ पर लघु पढ़ रहा है। तो यही है दोहा। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
चलिए इसका आंसर है जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति को रखते हैं लक्ष्य पे और रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है। एक व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर दूसरे व्यक्ति के लिए बात कही जाती है, वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, नहीं पराग मधुर मधु, नहीं विकारा एहि काल, अली कली ही सी बनह्यो, आगे कौन हवाल। क्वेश्चन नंबर 12, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। चलिए आंसर है गद्य की विधाएं। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना। विधा का अर्थ होता है प्रकार। गद्य विधाओं से तात्पर्य गद्य के प्रकार से। तो गद्य का अर्थ है बोलना या कहना और विधा का अर्थ होता है प्रकार। इसका मतलब है गद्य विधाओं का तात्पर्य गद्य के प्रकारों से है। तो गद्य साहित्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रमुख विधाएं और नंबर 2 है गौण विधाएं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास। और गौण विधाएं हैं संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट और डायरी लेखन, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, ये सब इसकी गौण विधाएं हैं। इसके और का क्वेश्चन है रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखेंगे रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र में आकर्षक चित्रात्मक वर्णन होता है और संस्मरण में क्या होता है, किसी घटना का स्मृति के आधार पर वर्णन होता है, स्मृति के आधार पर, और इसका चित्रात्मक वर्णन होता है। नंबर 2, किसी साधारण विषय पर लिखा जाता है। रेखाचित्र का विषय जो होता है वो साधारण होता है और संस्मरण का किसी घटना विशेष का वर्णन किया जाता है। रेखाचित्र के उदाहरण हैं रामवृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद भगत, और संस्मरण के एग्जाम्पल हैं महादेवी वर्मा, पथ के साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, रामवृक्ष, बेनीपुरी अथवा भदंत आनंद कौशल्यायन के साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। नंबर 1 2 रचनाएं और नंबर 2 भाषा शैली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का समस्त साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपने विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया है। नंबर 1 निबंध, गेहूँ बनाम गुलाब, मसाल, बंदे वाणी विनायको, वैसी रेखाचित्र, माटी की मरतें और लाल तारा। संस्मरण, नाटक, कथा साहित्य, जीवन, यात्रा वृतांत, आलोचना, संपादन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनकी भाषा शैली। तो भाषा शैली में हमें दिया है भाषा शैली की दृष्टि से बेनीपुरी जी की विशेष पहचान है भाव एवं वातावरण के अनुरूप उसमें परिवर्तन होता जाता है। चलिए इनकी भाषा शैली भी बहुत बड़ी है, तो आप इसके क्या कर लेंगे, पॉइंट्स नोट कर लेंगे, और क्योंकि ये मार्क्स आपके यहाँ पर 2 मार्क्स का है, उसके हिसाब से आप इसे छोटा करके लिख लेंगे। तो भाषा क्या है, बेनीपुरी जी भाषा के जादूगर माने जाते हैं। आपकी भाषा सरल, शुद्ध, साहित्यिक तथा विषयानुकूल खड़ी बोली है। उन्होंने तत्सम, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। बेनीपुरी जी की भाषा में बिंब विधायकता का गुण विद्यमान है। बेनीपुरी जी की भाषा में क्रियाओं का अभाव है, वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा में ओज गुण भी विद्यमान है। आपने ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। शब्दों के लाक्षणिक एवं व्यंजनात्मक प्रयोग ने भाषा की गंभीरता प्रदान की है। अलंकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। लोकोक्ति एवं मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में सजीवता आ गई है। वैसी शैली क्या है, शब्द शिल्पी रामवृक्ष बेनीपुरी की शैली का चमत्कार उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। उनकी शैली के प्रमुख रूप इस प्रकार है, वर्णनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली। ठीक है, तो ये आप इसके पॉइंट्स ओनली नोट कर लेंगे। तो भदंत आनंद कौशल्यायन की जो रचनाएं हैं वो हैं निबंध, संस्मरण, यात्रा वृतांत, धर्म दर्शन आदि की 20 से अधिक
पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, बहानेबाजी, आह, इस तरीके से आप इसकी रचनाएं सारी देख पा रहे हैं, जो आप कोई भी 2 रचनाएं इनकी लिख देंगे। इनकी भाषा शैली देखते हैं, तो देखते हैं भदंत आनंद कौशल्यन की जो भाषा शैली है वो क्या है। कई भाषाओं के विद्वान भदंत आनंद कौशल्यन की भाषा शैली सरल, सहज और सुबोध है। इनकी भाषा आप देख पा रहे हैं और इनकी शैली भी आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। यह एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है। यह उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के गायन की विशेषताएं लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए आंसर है, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। वो प्रभु के भक्ति वाले गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, उनके गानों में सच्चाई होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतना मधुर गाना होता था, इतना मधुर वो गाते थे कि हर कोई क्या हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। औरतें इस गीत को गुनगुनाते लगती थीं। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ पैर लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। हर कोई व्यक्ति जो भी काम करते रहता था वो क्या करता था, इन गानों को सुनकर थिरकने लगता था। उनके हाथ पैर क्या होने लगते थे, लय में चलने लगते थे। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं सकती थी। मतलब कोई भी मौसम का किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ जाए वो इस गाने को गाना बंद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, सुशिरवादों से क्या अभिप्राय है। किस वाद को सुशिरवादों में शाह की उपाधि दी गई है। चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर है, सुशिरवादों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद, मतलब जिनमें छेद होता है वो वाद्य यंत्र, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। जिनमें मतलब फूंक लगाते हैं तो उससे स्वर निकलता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है। तो ऐसे सुराख वाले जो भी हैं, तो ऐसे सुराख वाले मतलब जो वाद्य यंत्र है उसमें शहनाई सबसे सुरीली मानी जाती है, इसलिए उससे शाह नय अर्थात ऐसे सुशिर वादों का शाह कहा गया है। जबकि शाहे नय अर्थात शहनाई को सुशिर वादों में शाह की उपाधि दी गई। सबसे सुरीली और मोहक होने की वजह से इसे इसका शाह कहा गया है, सुशिर वादों का शाह कहा गया है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने सेट ए के क्वेश्चन नंबर 15 के और में समझाया हुआ है, आप इसे वहाँ से पढ़ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जो बात लोगों से सुनी गई हो। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको बोलते हैं किम वदंती। क्या बोलते हैं? किम वदंती। नंबर 2 है कम खर्च करने वाला। तो कम खर्च करने वाला व्यक्ति मितव्ययी कहलाता है। चलिए इसके और में हमसे पूछा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1 है इतिश्री होना। इतिश्री होना का अर्थ है अंत होना। इसका आप एक वाक्य बना सकते हैं। नंबर 2 टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है कठिन कार्य। तो इसका भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं अपने शब्दों पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने सेट ए में क्वेश्चन नंबर 17 पे बताया हुआ है, आप इसे वहाँ से
पढ़ लेंगे। चलिए इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहरना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक। इन पताकाओं पर मंत्र लिखे होते हैं। जो शांति और अहिंसा की प्रतीक होते हैं श्वेत कलर ही, तो जो ये पताकाएं होती हैं इन पे मंत्र लिखे होते हैं, जिन्हें किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। मतलब 108 पताकाएं फहराई जाती हैं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इनको लगाने के बाद इनके निकालते नहीं हैं, ये क्या होती हैं धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो जाती हैं। और रंगीन पताकाएं, सभी कार्य के शुभारंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये आपका संदर्भ आपको ये दिया हुआ है काव्यांश। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा हो हई कयऊ एक दास तुम्हारा। आयुषु आयुषु काह कही किन मोही सुनि ऋषाई बोले मुनि कोही। तो इसका संदर्भ है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में सीता स्वयंवर के अवसर पर राजा जनक की सभा में राम के हाथों शिव धनुष टूट जाने पर क्रोधित परशुराम राम तथा लक्ष्मण के मध्य हुए संवाद को संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो क्या होता है, सीता जी का जब स्वयंवर होता है तो उस समय राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष श्री राम के हाथों से टूट जाता है। इससे परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और उनके बीच जो संवाद होता है वो यहाँ पे बताया गया है। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक की सभा में शिव धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। ये है हमारा पहली लाइन का अर्थ। नाथ शंभुधनु भंज निहारा हो ही केऊ एक दास तुम्हारा। तो ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है, यह सुनकर क्रोधी ऋषि क्रोध करके कहने लगे। तो बोलते हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला आपका दास ही होगा, तो बताइए कि इस दास के लिए क्या आज्ञा है। तो इतना सुनकर परशुराम को और क्रोध आ जाता है। सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है, तो वो बोलते हैं सेवा कार्य करने वाला सेवक होता है। जो शत्रुता का काम करे उससे तो लड़ाई ही की जानी चाहिए, और जो ऐसे काम करे जो शत्रुता के लिए हो तो उसके लिए उससे लड़ाई ही होती है। और जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, इसलिए वह स्वयं ही अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। ये वो कह रहे हैं। तो यहाँ तक इसका आपका अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे आगे और पंक्ति दी हुई है, तो इन पंक्तियों का अर्थ हमें क्वेश्चन पे पूछा नहीं है, इसलिए हम इसे आपको नहीं बता रहे हैं। यदि आपको समझना है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसके और में हमसे क्वेश्चन पूछा है, बादल गरजो घेरे घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि और में कवि नव जीवन वाले। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। चलिए इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। इस पंक्ति में भी हमें यहाँ की स्टार्टिंग की 4 लाइन दी हुई है, लास्ट की 2 लाइन नहीं दी हुई है। चलिए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसका प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि बादलों को जोर से गरजने को कह रहा है। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि बादलों का आह्वान करते हुए कह रहा है, हे बादल पूरे आकाश को घेर लो। ये देखिए, ये बोल रहा है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर लो। तो वो बोल रहा है, हे बादल आकाश को घेर लो, गर्जना करो, तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले हो। देखो
ये बोल रहा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, मतलब वो काले बादलों की तुलना घुंघराले काले बालों से कर रहा है। वो बोल रहा है कि तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले हो, जैसे किसी बालक की कल्पना को साकार कर रहे हो। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हो। फिर बोल रहा है विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तो बोल रहा है कि बिजली के जैसे चमक तुम्हारे हृदय पे है। तो यहाँ पे हमारा इसका अर्थ खत्म होता है। ये देखिए, तुम अपने हृदय में बिजली की चमक लिए हुआ हो, तो यहाँ से अपना अर्थ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित गद्यांश को की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यह हमें दिया हुआ है गद्यांश, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम इसका संदर्भ प्रसंग और अर्थ देखें। चलिए समझते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए। चलिए तो प्रस्तुत संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश पाठ नेताजी का चश्मा से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। नेताजी का चश्मा से लिया गया है और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। प्रसंग है अवतरित गद्यांश में लेखक ने देश के खातिर कुर्बानी देने को सबसे बड़ी ताकत एवं अस्त्र माना है। व्याख्या है हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं, मतलब वो क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि लोगों के बीच में जो है वो देशभक्ति की भावना कम हो रही है। और वो कहते हैं जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, जिन लोगों ने अपने देश के लिए संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, मतलब कि उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो इन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार रिश्तेदार अपना यौवन यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। और इसकी विशेषता है, इसमें विशेष है नंबर 1 भाषा सरल एवं स्वाभाविक है और नंबर 2 देश के खातिर मर मिटने का समय जीवन में बार बार नहीं मिलता है। चलिए इसके और का गद्यांश देखते हैं। काशी संस्कृति का आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसे देख पा रहे हैं। चलिए मैं इसका आपका संदर्भ प्रसंग और अर्थ बता रही हूँ। चलिए तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नौबत खाने में इबादत, किससे, नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। चलिए इसका प्रसंग हो जाएगा आपका, इस गद्यांश में काशी की उस सामाजिक संस्कृति के विषय में बताया गया है जिसके कारण उसकी एक विशेष पहचान है। काशी संस्कृति की पाठशाला, ठीक है। इसका व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है काशी संस्कृति नगरी है। जिस तरह एक पाठशाला में विभिन्न प्रकार के लोग विविध विषयों की शिक्षा लेते हैं, उसी तरह काशी में भी विभिन्न धर्मों वर्गों और समुदाय के लोग विविध धर्मों मतों तथा मान्यताओं के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। इस तरह काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इसको आनंद कानन की संज्ञा से स्थापित किया गया है। काशी में कलाधर हनुमान जी हैं और नृत्य पारंगत विश्वनाथ जी विद्यमान हैं। बोल रहा है कि जिस तरह एक पाठशाला पे, ठीक है, काशी संस्कृति एक पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य शिव विश्वनाथ हैं। तो बोल रहा है जिस तरह एक पाठशाला में विभिन्न विषयों की शिक्षा ली जाती है, उसी तरह काशी में विभिन्न धर्मों वर्गों और समुदाय के लोग अलग अलग धर्म और मत की मान्यता होने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। और वो बता रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में इसको आनंद कानन की संज्ञा दी गई है। और वो बता रहा है कि काशी में कलाधार हनुमान जी हैं और नृत्य पारंगत विश्वनाथ जी विद्यमान हैं, ठीक है। उसी काशी में शहनाई के सरताज बिस्मिल्लाह खां
देखिए यहाँ से देख रहे हैं, काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व उनके रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनधन समूह है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसी काशी में, जहाँ पे काशी विश्वनाथ है, जहाँ पे हनुमान जी हैं, उसी काशी में शहनाई के सरताज बिस्मिल्लाह खां भी निवास करते हैं। ये क्या है, ये एक मुस्लिम धर्म के हैं। तो उसने ऊपर बताया है कि काशी में अलग अलग धर्म जाति के और मान्यता के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, वो बात यहाँ से सिद्ध होती है। बिस्मिल्लाह खां भी निवास करते हैं। इसी काशी में हजारों वर्ष का गौरवमय इतिहास समाया है। इसमें रसिक पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधारी हैं और बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं। इन रसिकों के साथ ही उनसे कृतज्ञ होने वाले विशाल जन समुदाय है जो इनका एहसानमंद है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं हैं। विशेष है, संस्कृति की पाठशाला काशी की सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग हुआ है। और नंबर 3, वर्णनात्मक शैली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, समय का सदुपयोग विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है ये आपका, आप इसे देख पा रहे हैं, इससे आप यहाँ से नोट कर लीजिए, या फिर यदि आपसे खुद से अनुच्छेद लिखते बन रहा है तो आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। बीता अवसर हाथ नहीं आता, समय बड़ा बलवान है, समय बहुमूल्य है, वक्त की पाबंदी या समय का सदुपयोग, आपको ये किसी भी नाम से टॉपिक आ सकता है, तो इसे आप यहाँ से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का और है हमारे पास में, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन तैयार करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है, विज्ञापन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का तात्पर्य विशेष और ज्ञापन का तात्पर्य है जानकारी या सूचना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे विशेष रूप से सूचित किया जाए उसे विज्ञापन कहते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। तो यही होती है एडवर्टाइजमेंट। किसी भी चीज़ को की तरफ आकर्षित करने के लिए यदि आप उसको मोहक तरीके से या मनमोहक तरीके से या अट्रैक्टिव तरीके से सजाते हैं तो वही होता है विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें या विज्ञापन की विशेषताएं। ये क्वेश्चन हमने सेट ए पे बताया हुआ है, वहाँ से आप इसकी विशेषताएं देख लेंगे। एक विज्ञापन हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि विज्ञापन बनाते किस तरह से हैं। चलिए यहाँ पे आप एक विज्ञापन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए कभी भी विज्ञापन जो है वो एक बॉक्स के अंदर बनाया जाता है, जिसमें आप कुछ से स्लोगन्स का प्रयोग कर सकते हैं और कुछ वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं और चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक जो है वो आ सकता है विज्ञापन तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमसे 3 प्रश्न पूछेंगे इस पूरे काव्यांश के लिए। तो पहला रहेगा कि आपको उसका शीर्षक लिखना है, दूसरा आपको दिया है स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है, और नंबर 3 है आपको उपर्युक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो सबसे पहले मैं इसको आपका भावार्थ बता दूँ। बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास। तो यहाँ पे जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जितनी भी थी, मतलब मान लो 60 साल की थी, 70 साल की थी, तो इसमें से उसने 50 साल गुजार दिया है और अब उसके पास में ज़िंदगी के कुछ ही साल बचे हुए हैं, मान लो कि 20 साल बचे हुए हैं। तो बोल रहा है कि बची हुई ज़िंदगी का एक टुकड़ा है मेरे पास, मतलब कि इतनी उम्र गुजर गई, अब थोड़ा ही समय मेरे पास में बचा हुआ है, इसे मैं अंधेरे से छीन कर लाई हूँ। और इस समय को मैंने कहाँ से छीना है? अंधेरे से छीना है, मतलब कि बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी का जो समय बचा हुआ है उसमें मैं कुछ अनुभव कर पाई हूँ।
क्या अनुभव कर पाई हूँ? देर तो हो गई है, उसे ये लग रहा है कि अब बहुत समय गुजर गया है, ज़िंदगी का थोड़ा ही समय बचा हुआ है। सन्नाटा कितना ही भयानक हो, और अब हर तरफ क्या हो रहा है? सन्नाटा हो रहा है, मतलब मुझे चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा भाग किस चीज़ में गुजार दिया है। उसमें भटकते स्मृतियों के पदचाप, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना समय गुजर जाने के बाद में भी इस आखिरी टुकड़े में, मतलब कि आखिरी समय पे मैंने अपने जीवन के लिए क्या इकट्ठा किया है। अपनी आहट से हमें जगा देते, और इन सब चीज़ों की सोच जो है मुझे अब शांति नहीं मिलने देती है। मुझे अब हमेशा डर लगा रहता है, इसमें फूटेगी सुबह की किरणें, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह आशा जागती है कि मेरी सुबह फिर से आएगी, यानी कि मैं अपने इस बचे हुए समय का सदुपयोग करूंगी, और अपने लिए या इस जीवन में आई हूँ तो उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके और अपना जीवन सफल बनाऊंगी, मुस्कुराती कोपलों से, और मेरे अंदर फिर से खुशियाँ आएगी और मेरा मन शांत होगा। ये इस काव्यांश का भावार्थ है। अब आपको बोला है कि उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो या तो आप इसका ज़िंदगी का छोटा टुकड़ा लिख सकते हैं, ज़िंदगी का टुकड़ा, या फिर आपको जो इसमें सफिशिएंट लगता है आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है? तो स्मृतियों की आहट से सन्नाटे का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? सन्नाटे का अनुभव होता है, या फिर पदचाप की आहट सुनाई देती है। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमें दिया हुआ है एक गद्यांश। अभी हमने पढ़ा है काव्यांश, अब हमें दिया है एक गद्यांश। चलिए गद्यांश देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके और में हमें दिया है, वैदिक काल से ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। मतलब बहुत समय से ही, पुराने समय से ही हिमालय पर्वत को एक पवित्र पर्वत के रूप में माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है, और ये बात बहुत ही ज़्यादा सटीक है या बहुत ही ज़्यादा सच्ची है कि हिमालय पहाड़ जो है वो बहुत सुंदर पहाड़ है, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। इसकी जो ये इतना बड़ा है कि इसको देखकर, ये इतना विशाल है कि इसको देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। ऐसा लगता है कि यह विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है, और यहाँ से हमें यह सच्चाई का पता चलता है कि ये सब रचना किसकी है? हमारे ईश्वर की रचना है। सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है, और हमें ये पूरी सृष्टि जो है वो उसके प्रति, मतलब पूरी धरती के प्रति एक सा भाव हमारे अंदर जागृत होता है, और हमें पता चलता है कि ये पूरी सृष्टि जो है वो किसकी रचना है? ईश्वर की रचना है। वस्तुतः यह सृष्टि कोरी कल्पना या आध्यात्मिक नहीं है। ये एक कल्पना नहीं है, ये सृष्टि कल्पना नहीं है या आध्यात्म भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? सृष्टि एक सच है, एक सत्य है, जो किसकी रचना है? एक हमारे ईश्वर की रचना है। भारतवर्ष में जलवायु का सामंजस्य हिमालय बैठाता है। तो सारे जो जलवायु है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? हिमालय से कंट्रोल होती है, क्योंकि ये बहुत ही विशाल है। उत्तरी भारत को पानी देने वाला है। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ तथा जीवनदायिनी पवित्र नदियाँ हैं। तो ये जो हमारा है हिमालय, ये भारत के उत्तरी भाग में है, और इसी में सारे हमारे जो तीर्थ स्थान है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब यहाँ पे हैं। और इसी पहाड़ से हमारी बहुत सारी नदियाँ, जिनको जीवनदायिनी कहा जाता है, वो इस पहाड़ से ही निकलती हैं। तो उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आप शीर्षक दे सकते हैं हिमालय पर्वत। किस काल में हिमालय को पवित्र माना जाता है? तो वैदिक काल में हिमालय पहाड़ को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, जैसा कि मैंने आपको इस हिंदी में भावार्थ बताया है, वैसे आप ही इसका अर्थ सारांश लिख सकते हैं। जैसे हिमालय एक बहुत ही पवित्र पर्वत है, यहाँ से ही यह हमारे ईश्वर की एक
संरचना है और इसी से हमारे सृष्टि का संभाव जागृत होता है और यहाँ से हमारी जलवायु में सामंजस्य होता है। दूसरा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे पवित्र स्थान बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है और यहीं से जीवनदायिनी पवित्र नदियाँ निकलती हैं। ऐसा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर है प्रति जिलाधीश, उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो ये आपका औपचारिक पत्र है, इसलिए हम इसे इस मैटर पे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे है, महोदय मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएँ प्रारंभ हो रही हैं, लेकिन नगर में जोर शोर से ध्वनि विस्तारक यंत्रों मतलब लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, मतलब कि बाधा आ रही है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप त्वरित आदेश निकालकर इस पर प्रतिबंध लगाएं। धन्यवाद। दिनांक, प्रार्थीगण और स्कूल का नाम। चलिए इसके और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में हमें क्वेश्चन दिया है, अपने वृद्ध दादा दादी के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो अब पिताजी को पत्र लिखना है, मतलब कि ये अनौपचारिक पत्र आपका होगा। चलिए इसका आंसर है, देखिए ये अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एड्रेस है भोपाल, मध्य प्रदेश। दिनांक डली हुई है पूजनीय पिताजी। सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आप सभी विवाह कुशल पूर्वक होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मुझे दादा दादी की बहुत याद आती है। उनकी सुनाई कहानियाँ याद करके मुझे बहुत याद आती है। मुझे माताजी ने बताया कि दादा दादी की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहिए तथा वे चिंता ना करें और समय पर दवाई लें। मुझे पत्र द्वारा सूचित करें कि अब उनकी तबीयत कैसी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। घर पर माताजी को चरण स्पर्श, भाई को प्यार और आपका आज्ञाकारी पुत्र निशांत ठाकुर। तो इस मैटर को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही पूरा मैटर लिखें। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ के कुछ टॉपिक जो हैं वो हमने सेट ए पे आपको बताए हुए हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व सेट ए पे बताया हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान सेट ए पे बताया हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान सेट ए पे बताया हुआ है और जल ही जीवन है सेट ए पे बताया हुआ है। सिर्फ हम आपको बता देते हैं आज साहित्य एवं समाज। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इसकी रूपरेखा, ठीक है, ये उसकी रूपरेखा है और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है, जिसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से ही हो तो आप उसे भी याद कर सकते हो। ये है समाज का साहित्य पर प्रभाव, आगे ये, और आपका ये नेक्स्ट पेज रहेगा इधर, ये हिंदी साहित्य और समाज, ये आपका हो गया उपसंहार, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन 23 के साथ ही हमारा सेट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे का सेट हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो पे।